जाने माने वकील, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और एनसीपी के लीडर हैं मजीद मेमन साहब। बहुत सारी बातें इनसे होंगी, मुल्क में क्या हालात हैं उस पर हम बात करेंगे और किस तरीके से ये सियासत को, इस मुल्क की सियासत को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। सर, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? शुक्रिया सर। हम देख रहे हैं कि जो सियासत है वो पिछले कुछ दिनों से लोग ऐसा कहते हैं कि वो इस मुल्क की जो सियासत है वो थोड़ा अलग करवट ले रही है, अलग सिमत में जा रही है। आपको क्या लगता है सियासत में जो है आप बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है आपको तजुर्बा डायरेक्ट ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप समझते हैं इस मुल्क की सियासत को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की चीज़ों को, किस तरफ इस वक्त लगता है आपको इस मुल्क की जो है सियासत वो बढ़ रही है? देखिए, 2014 से जब से मोदी सरकार मरकज़ में आई है और उसके बाद उन्होंने शायद कुछ राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायम कर लिया है, तो उससे और वो शायद इस ख्याल में है कि वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लें। दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को वो उन्होंने हमेशा से ये कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो यानी वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो सारे मुल्क पर छाई रहे। अब उनके हुकूमत करने के अंदाज में वो डेवलपमेंट की बातें करते हैं शुरू से हमारे वज़ीर आज़म साहब, मगर डेवलपमेंट कहने के लिए तो उनके पास जुमले बहुत सारे हैं जो शुरू से वो इस्तेमाल करते आए थे, मगर करनी और कहनी में फ़र्क है कि हो जो रहा है मुल्क में वादों के बरखिलाफ़ अगर आप देखें तो मुल्क ने कितनी तरक्की की है, इसका अगर आपको मापदंड देखना होगा तो सबसे पहले तो ये एक फंडामेंटली एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है। सारे विश्व में, सारी दुनिया में हम जो है वो एक ज़राअती मुल्क के तौर पर जाने जाते हैं और ज़राअत के मामले में किसानों की जो बदहाली है पिछले 4 साल से बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ख़ुदकुशियाँ बढ़ी हैं, उनकी डिस्ट्रेस, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ी हैं और मुझे तो दुख हुआ कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में मुझे बताया गया कि किसान अब तक आत्महत्याएं करते थे, मगर अब किसान की जवान लड़की ने आत्महत्या कर ली इसलिए कि उसे महसूस होने लगा कि उसका बाप उसकी शादी कराने के काबिल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो मेरी वजह से मेरा बाप की ज़िंदगी अज़ाब हो रही है तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूँगी। कितनी दुख की बात है। बहरहाल ये रहा किसानों का मामला। आम लोगों के लिए भी मुलाजमत की बात देखिए आप, 2017 के पहले क्वार्टर में 15 लाख नौकरियां कम हुई, जबकि उसी काल में 3 महीने में लगभग 5 लाख नई नौकरी मांगने वाले और आ गए, तो 15 और 5 20 लाख अनएम्प्लॉयड बढ़ गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट नौकरियां नहीं दे रहे हैं, आपको जो है प्राइवेट जॉब्स नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, तो लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो वो फराहम करा रहे हैं जिसकी वजह से जो है आप अपने नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वज़ीर आज़म से बड़े अदब के साथ कहूँगा, उन्होंने ये कहा कि चाय बेचने वाला या पकौड़े बेचने वाला भी एक नौकरी करता है, उसकी नौकरी है। ये इस तरह अगर आप बात करें तो मैं एक कदम आगे जाके वज़ीर आज़म से बड़े अदब से ये कहूँगा कि नौकरी तलाश करना भी एक नौकरी है और सारे हिंदुस्तान के नौजवान जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं। आप देखिए कि जहाँ कहीं 100 वैकेंसीज आती है तो वहाँ 1 लाख एप्लीकेशन जाती हैं। अब 100 नौकरियों के लिए 1 लाख लोग भीड़ लगाए हुए हैं और उसके अंदर प्यून की नौकरी के लिए अगर डबल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कतार में खड़े हुए हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। लेकिन स्टार्टअप के तहत बहुत सारे नौजवान आगे आए हैं नए नए आइडियाज़ के साथ और जो है उन्होंने कारोबार शुरू किए हैं जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी जो है वो नौकरियां मिली हैं। तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, ये जो बताया जा रहा है ये अच्छी बात बताई जा रही है, ख्वाब दिखा, हकीकत ज़मीनी ये नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आईटी के बारे में अगर आप इतना डेवलप हो रहे हो तो आईटी की इंडस्ट्री क्यों डाउन, लोगों को रिटर्न क्यों किया जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है सबको मुलाजमत से। और वैसे भी आम तौर पर मुलाजमत के मौक़े जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। ये वज़ीर आज़म को मानना चाहिए और उसके साथ साथ में वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपोजिशन को भी लेकर साथ में और सब लोगों को साथ मिलाकर कि अगर ये मर्ज़ है तो उसका इलाज हम सब मिलके करें। आप बताइए, हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि सब हम करते हैं और जो भी अच्छा हो गया सब हमने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये जो माहौल कई बार ख़राब करने की कोशिश होती है साहब, और पिछले कुछ बरसों में ऐसा कहा जाता है कि ये इसमें ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी हुई है, उबाल आया है एक अलग तरह की जहनीत का, और वो जो है कई बार दंगों की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। कई बार किसी को जला करके मार दिया जाता है, किसी को ट्रेन में मार दिया जाता है ख़ास मज़हब के होने की वजह से। ये जो है आपको लगता है ये बीमारी तो है, इसका इलाज कुछ सूझता है आपको? कुछ इलाज जो है वो नज़र आता है कि भाई कैसे हुकूमत के साथ मिलकर के, कैसे लोगों के साथ मिलकर के, कैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के, अलग अलग तंजीमों के साथ मिलकर के इसका इलाज किया जाए? देखिए, जो कमज़ोर तबका है या जो माइनॉरिटीज़ हैं या दलित्स हैं,
हिंदुस्तान के उनको अगर 2 की जगह 1 रोटी मिलेगी तो अब भी वो शुक्र अदा कर लेंगे कि चलिए 1 रोटी खा ली, आधा पेट भर लिया, रात में भूखे भी सो गए, कोई बात नहीं, कल सुबह कोई ना कोई रोज़ी का बंदोबस्त होगा। मगर अगर खौफ से और हिरास से और डर से जी रहा है आदमी कि साहब पता नहीं मैं दलित हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं अल्पसंख्यक समाज से कहीं से आया हूँ, तो मुझे ख़तरा है कि पता नहीं कब हमला हो जाएगा मुझ पर। चाहे रास्ते में घर पर बैठी हुई माएँ, बहनें, बीवियाँ वो ये सोचती हैं मेरा शोहर या मेरा बेटा गया है काम पर, शाम को लौटेगा ही नहीं। ऐसे हालात भी बने थे। मॉब लिंचिंग के देखिए आप कितने वारदात हुए 2014 के अंदर। और ये मॉब लिंचिंग है क्या? मैंने अपनी राज्यसभा की भाषण में ये बात कही है कि आम मर्डर से हटकर ये मर्डर है। ये मॉब लिंचिंग जो है ये दिस इज़ आउटलॉड एक्ट कि कोई कानून किसी मुल्क का किसी भी दुनिया में कहीं भी सिविलाइज कंट्री में ये जायज़ नहीं है कि इंस्टेंटली आप कानून अपने हाथ में ले लें, किसी को मार डालें। जो मारे गए लोग उनके तहीं सरकार ने आज तक क्या किया पिछले 4 साल में किया, और जिन लोगों ने मारा उन लोगों की किसी को फांसी हुई अब तक? उन्होंने फास्ट ट्रैक पर किसी मुकदमा चला कि 1 को फांसी दी होती तो उसके बाद 10 मॉब लिंचिंग के केस नहीं होते। बिल्कुल सही। अब मॉब लिंचिंग के अलावा भी ये कई ऐसी चीज़ें हैं। लव जिहाद, ये लव जिहाद क्या है भाई? अदालत ने तो बार बार इनको फटकारा है, केंद्र को भी और राज्य सरकारों को भी। ये कहा लव जिहाद का मतलब क्या होता है? कोई हिंदू और मुसलमान एक साथ अगर शादी कर लें दोनों, बल्कि केरला की हाईकोर्ट ने तो एक तरफ ये भी कहा था कि हम तो उसको इनकरेज करना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए, सबके भाईचारे बढ़ाने के लिए अगर 2 कौमों के अलग अलग लोग, 2 मज़हब के लोग एक ख़ानदान बन जाते हैं तो इससे बड़ी बेहतर बात क्या हो सकती है? और आरटीआई के ज़रिए कुछ आंकड़े वहाँ पर आए थे सामने जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ हैं जिन्होंने क्रिश्चियन लड़कों से या हिंदू लड़कों से शादी की है, तो उसको कैसे जो है लव जिहाद का नाम दिया जा सकता है? इसी में मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट और ले लूँगा आपका कि अदालतों ने बहुत ही वाजिब तौर पर, वाज़ह तौर पर ये बात कही है, और ये हमारे आइन का एक उसूल है कि अगर आप एडल्ट हैं, हिंदुस्तानी शहरी जिसकी उम्र 18 के ऊपर है, 21 के ऊपर है, और वो अपनी मर्ज़ी से शादी करता है बग़ैर किसी दबाव के, या शादी करती है बग़ैर किसी मर्ज़ी दबाव के, तो उसको कोई हस्ताक्षेप नहीं कर सकता, कोई इसमें एतराज़ नहीं ले सकता, ना उसका बाप ले सकता है, ना इधर इसका बाप ले सकता है, ना कोई अगर वो बालिग है तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो बालिग है तो, और 2 चीज़ें, एक तो बालिग होना और दूसरा अपनी मर्ज़ी से बगैर दबाव के करें। ये हदिया के केस में क्या हुआ? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, और बार बार अदालतों में मामले, और ये लव जिहाद चीज़ क्या है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रही। पिछले 4 सालों में जो घटनाएं हुई हैं हमारे मुल्क में, बीफ के नाम पर या गाँव रक्षा के नाम पर, या फला हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक खौफ और एक शक का माहौल को बढ़ाने की कोशिश, और सरकार खामोशी से इसे देखती है। सरकार ने कभी इस पर, प्रधानमंत्री ने कभी उठकर ज़ोरदार आवाज़ से कहा नहीं कि इसको गिरफ्तार करो, इस पर कानून लागू करो और इसे सज़ा दो अगर ये इस किस्म की हरकत करता है। ये सारे किए जा रहे हैं। और हिंदुत्व क्या है भाई? हिंदुइज़म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, वी रिस्पेक्ट इट। हम इज़्ज़त करते हैं भाई, हमारे बड़े भाई हैं, हमसे ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, हम कमज़ोर, हम छोटे हैं, हम थोड़े हैं, तो हम तो आपके रहमो करम पर हैं वैसे भी, और हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। हमें कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। आप अपने मंदिरों की घंटी बजाइए, आप अपने मंदिरों में प्रार्थना करें, हम आपको कोई इसमें बाधा नहीं देते। हमारी नमाज़ों के बारे में या हमारे मुसलमान तौर तरीक़ों के बारे में या हमारे खाने पीने या कपड़े पहनने के बारे में आप क्यों इतराज़ ले रहे हो और आप क्यों मुदाखलत कर? तो ये जो ट्रिपल तलाक के ऊपर जो है बिल आया है, आप उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं उस हिसाब से? तो देखिए, ट्रिपल मुदाखलत मानते हैं क्या शरीयत में उसको? ट्रिपल तलाक बिल के बारे में मिसकम्युनिकेशन बहुत है और गलत खबरें उड़ाई जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा माइनस बीजेपी, नॉन बीजेपी के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें एक मेंबर किसी भी सियासी जमात का या इनफरादी तौर पर ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट के आयद किए हुए प्रोहिबिशन ऑन ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ हैं हम, वो सही है। और मुसलमान समाज भी पूरा, मैंने कई क्लरिक्स से बात की है, कई आलिमों से, कई मुस्लिम स्कॉलर से बात की है, पिछले 2-3 महीने में कई मीटिंग रखी हमने डिस्कस किया। कोई इसकी मुखालफत नहीं करता कि ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया, ठीक है, जायज़ है, बिल्कुल हम सब इसके साथ हैं। हम किसी खातून को एक सांस में 3 तलाक देकर घर से निकाल देने के हक़ में नहीं है, बिल्कुल। अब आप मुसलमान खातून की हिमायत में आए हैं, बता रहे हैं कि हम उसको क़ैद से आज़ाद करना चाहते हैं, हम उसको रियायत देना चाहते हैं। जनाब, इस बिल को पढ़ें आप, मैं प्रधानमंत्री से भी कहूँगा,
आप बयान तो दे देते हो इस तरह से। अभी पार्लियामेंट के राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भी आपने कहा, राष्ट्रपति जी ने भी कहा अपने भाषण में कि हम ये 3 तलाक, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 तलाक का बिल मैं सबसे अपील करता हूँ पास कर। आपने पढ़ा है 3 तलाक का बिल? प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है उसको? आप अगर इसे पढ़ें या किसी कानूनदान की मदद लें तो आप उसके साथ बैठ के पूछिए कि इससे मुस्लिम ख़वातीन की मसाइल कम होंगे या बढ़ेंगे। इससे 10 गुना मसाइल बढ़। बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सी वो चीज़ें जिनके ऊपर इस बिल में तरमीम होनी चाहिए या बदलाव होने चाहिए? बिल्कुल तरमीम इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो 3 साल की सज़ा जो है वो उसको क्रिमिनलाइजेशन गलत है। ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं हुआ ठीक है, अलग होना नहीं हो। देखिए इसमें ऐसा है, अगर आप वाकई में मुस्लिम खातून की मदद करना चाहते हैं तो आपका बिल इस स्वरूप का होना चाहिए कि अगर किसी अहमक मुसलमान शौहर ने ट्रिपल तलाक, बावजूद इसके कि कानून नहीं रहा ये, आपके ज़बानी 3 बार ट्रिपल तलाक करने या मोबाइल से भेज देना वगैरह वगैरह से ये तलाक नहीं होती, आपकी शादी बरकरार रहती है, तो क्या गुनाह हुआ? क्यों फिर उस औरत को आप घर से निकाल रहे हो? आपका ये कानून कह रहा है कि तुम निकल जाओ उस घर से और सेपरेट मेंटेनेंस मांगो, बच्चों की कस्टडी सेपरेट मांगो। आप घर तोड़ रहे हैं मुसलमान। पर ये बात तो मानेंगे साहब, ट्रिपल तलाक जो है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया गया है। नहीं हुआ, ख़त्म करो ना उसको, वो तारीख बन गया अब। अब उसको छोड़िए। अब कोई ट्रिपल तलाक एक आदमी नहीं दे सकता, कितना भी बड़ा कोई शोहर मुसलमान क्यों ना हो, ट्रिपल तलाक वो नहीं दे सकता। तो अब आप क्यों रो रहे हैं उस पर कि वो गलत किया गया? लेकिन वो जो उसके अंदर सज़ा के जो चीज़ें हैं उनको बदलना चाहिए, जो सज़ा है। और देखिए न सिर्फ मैं आपको बताऊं इसमें कि अगर ट्रिपल तलाक किसी शोहर ने फ़र्ज़ कीजिए दे दिया आज, वो बीवी को और पूरे घर वालों को, उसमें सास ससुर हैं, शोहर के माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, मैट्रिमोनियल हाउस में जो मेंबर्स, उन सबको इस कानून की जानकारी पहुंचा दी जाए कि तलाक नहीं हुई। अगर तलाक नहीं हुई तो उस औरत का मकाम क्या है, उस औरत के हक़ाइक़ क्या, हुकूक क्या है? वो ज़ाहिर रहेगी वहीं अपने घर में, तो वो अपने घर में रहे और फिर उसको तकलीफ़ ना हो, ये सोचे ना आप कानून के ज़रिए, जो नया कानून बना रहे हैं आपने तो ये कहा कि हम उसको 3 साल जेल भेज देंगे और हम आपको अलग से मेंटेनेंस देंगे। अलग से मेंटेनेंस देना मतलब शोहर के घर में नहीं रहना। ये 125 का जनरल लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो ये कहता है यू वांट टू क्लेम सेपरेट मेंटेनेंस, यू आर नॉट लिविंग विथ योर हस्बैंड, यू आर लिविंग एल्सवेयर। तो अब आप उस औरत को जिसकी तलाक नहीं हुई है अपनी शादीशुदा घर से निकाल रहे हैं बाहर। जल्दबाजी में बना है क्या ये बिल, आपको लगता है? बिल्कुल जल्दबाजी में बना है, एक तरफा बना है, किसी की सलाह मशवरा। ये अपने आप को क्या समझते हैं कि कानून में कोई सलाह मशवरा नहीं होता? इन्होंने कहीं डिस्कस किया किसी मुस्लिम एमपीज़ के साथ या किसी अपोजिशन लीडर्स के साथ या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की? कुछ नहीं। और अभी भी राज्यसभा में हम लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में इसके अंदर कुछ बातें हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे बिल पास। यानी जिद पे नहीं अड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि उसके अंदर तरमीम हो जाए तो उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार अड़ी हुई है कि इसे हम सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे, इस पर हम चर्चा नहीं होने देंगे, ये हम क्या यहीं बात कर लीजिए और ये बिल पास कर दीजिए बस। ये बिल इस सूरत में अगर पास होगा तो मुसलमान के घर सारे टूट जाएंगे और ये मुसलमान कौम की कोई हिमायत नहीं है, ये एक छुपी हुई साजिश है कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएंगे। कासगंज में अभी हुआ है 26 जनवरी के दिन, इस तरह की जो वाक़यात होते हैं साहब, ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इस मुल्क के लिए? जाहिर है, देखिए अमन के ख़िलाफ़ ये जो भी काम होते हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, हम उसकी सख्त अल्फाज में तनकीद करेंगे, उसको गलत मानेंगे। तो की सर्टिफिकेट बांटने की जो एक रवायत चल पड़ी है, हम बताएंगे कि कौन असली जो है मुल्क परस्त है। मैं समझता हूँ एक साजिश है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कौन है आप सर्टिफिकेट देने वाले? आपके ख़ुद के नेशनलिज्म का क्या पैमाना है? तो ये सब बकवास है, कोई मतलब नहीं। न किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, न किसी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। कासगंज में अभी हुआ है 26 जनवरी के दिन, एक तबका जो है वो अपने हिसाब से यौम जमहूरिया मना रहा था, दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर वो तिरंगा यात्रा निकलते हैं, रास्ते को लेकर के झगड़ा होता है, फिर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह की बातें हो रही हैं। कुछ जो है वो वीडियोस भी सामने आए हैं, वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं। इस तरह की जो वाक़यात होते हैं साहब, ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इस मुल्क के लिए? जाहिर है, देखिए अमन के ख़िलाफ़ ये जो भी काम होते हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, हम उसकी सख्त अल्फाज में तनकीद करेंगे, उसको गलत मानेंगे। यहाँ जो हुआ है कासगंज में कि तिरंगा के नाम पर
मुस्लिम मोहल्ले में साइकिल रैली जाती है और मुस्लिम मोहल्ले से घुसते हुए न सिर्फ तिरंगा बल्कि भगवा भी लेके चलती है साथ में, तो क्या ज़रूरत है आपको अपना भगवा लेकर अपने हिंदू इंडिया में चलिए ना, आप सारे हिंदुस्तान में जाइए। मुसलमानों के घरों के अंदर मोहल्ले में घुस के आप फिर वहाँ कोई स्लोगन किसी ने गलत दे दिया तो उससे भड़काव हो गया। मगर उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि वो चंदन की जो मौत हुई है वो बड़ी दुखदायक है, नहीं होना चाहिए था। ये किसी ने गोली चला ली और ये अगर जानबूझकर उसे मारा गया है, ये सबूत अगर मिलते हैं तो उस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस इंतशार को कम करना, ये एक दूसरे के बारे में खौफ पैदा करना, योगी सरकार को चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एसपी को, कलेक्टर को चाहिए था कि फ़ौरन वहाँ 2 घंटे में जाकर सब शांत करा लेते। 4 दिन से मामला चल रहा है, कर्फ्यू है वहाँ लगा पड़ा, रह करके फिर वैसे वाक़यात जो है वो और इस तरह सामने आ रहे हैं। अब आज फिर वीएचपी मांग वगैरह कि हम फिर तिरंगा रैली, भैया अभी 31 जनवरी को या 1 फरवरी को आप तिरंगा रैली क्यों निकाल रहे हो? वो तिरंगा रैली 26 जनवरी के लिए जायज़ थी, सही, मगर तिरंगा क्या 365 दिन तिरंगे के नाम पे फसाद करेंगे आप? ये जो है साहब की सर्टिफिकेट बांटने की जो एक रवायत चल पड़ी है कि भाई हम सर्टिफिकेट बांटेंगे, हम बताएंगे कि कौन असली जो है मुल्क परस्त है और कौन नहीं है, आपको लगता है कि ये भी ठीक नहीं है? कोई भी आदमी इरिटेट हो जाएगा कि आप क्यों मुझे पढ़ा रहे हो कि मैं मुल्क से कितनी मोहब्बत करूं, कितनी नहीं करूं, क्यों मुझे सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है? मैं समझता हूँ एक साजिश है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कौन है आप सर्टिफिकेट देने वाले? आपके ख़ुद के नेशनलिज्म का क्या पैमाना है? तो ये सब बकवास है, इसमें कोई मतलब नहीं। न किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, न किसी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, और सर्टिफिकेट देने का इख्तियार कोई संविधान ने किसी को नहीं दिया है। तो इसलिए ये सब हरकतें जो हैं ये एक तरह की साजिश है ये, और खामखा लोगों को उकसाया जाता है, चाहे वो इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। हम अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को कहते हैं कि देखिए कभी भी सब्र का दामन आप न छोड़ें। हो सकता है आपके साथ कभी कहीं नाइंसाफ़ी होगी तो उसे हम लोग कानूनी तौर पर लड़ेंगे, और जहाँ तक मुमकिन हो हम लोग पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, असेंबली में उठा सकते हैं उन सवालों को, और एक सिविलाइज तरीके से हम इंसाफ मांगेंगे। हमें वरगलाने की कोशिश की जाती है और हम उसके शिकार ना हों। ये बताइए साहब, अभी जो गुजरात इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी का रुख था, जो उसकी सियासत थी, वो थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिली। राहुल गांधी जो है वो मंदिर गए, किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन माइनॉरिटी तबके से थोड़ा सा वो दूर रहे। कोई ऐसा इशू जो है उसको उन्होंने छेड़ा नहीं वहाँ पर, या कोई ऐसी बात नहीं की जो माइनॉरिटी से रिलेटेड हो, मुसलमानों से रिलेटेड हो। तो ऐसा माना जा रहा था कि थोड़ा सा किनारा कशी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में जो सेकुलर पार्टी जो है अपने आप को कहलाती है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, अगर वो दूर होगी, मुस्लिम मसाइल पर चुप रहेगी, बात मजबूती के साथ नहीं रखेगी, तो फिर क्या होगा? किस तरफ जो है ये जाएगी सियासत इस मुल्क की? ये सवाल जायज़ तो मेरे ख्याल से कांग्रेसी नेता के लिए होगा कि आप किसी कांग्रेस के लीडर से, राहुल गांधी से पूछें। मगर जहाँ तक कि मैंने ऑब्जर्व किया है गुजरात के ताल्लुक से भी, मंदिरों में जाना ठीक है, उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है। मंदिर में वो गए इसलिए मुसलमान नाराज़ है, ये गलत है। मगर इतना ज़रूर है कि फिर भी अब ऐसा है ना कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। मैं गुजरात की जनता की बात कर रहा हूँ, अगर चाहे हम मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं। गुजरात के जो 60 लाख मुसलमान हैं उन लोगों के लिए भी ऑप्शन क्या था? एक बड़ा शैतान होगा, एक छोटा शैतान होगा। अब जाहिर है बड़े शैतान की तरफ तो नहीं जाएंगे हम। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पर इल्ज़ाम भी लगा लें कि उसने एंटी सेक्युलर स्टैंड ले लिया, तब भी वो इतना कम्युनल नहीं है जितना बीजेपी है। तो जाहिर है बीजेपी के खिलाफ हमको खड़ा होना है महाज लेके, हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, कोई और तीसरी पार्टी नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस ओवरऑल वैसे अच्छा रहा। बल्कि कांग्रेस ने अगर हमारे साथ वो हिमाकत नहीं की होती और एनसीपी को साथ लेके चलते तो शायद सरकार बन जाती वहाँ। क्योंकि 10 सीटें ऐसी है जहां पर एनसीपी की वजह से या बीएसपी की वजह से मुतासिर हुई हैं, या बहुत कम वोट मार्जिन रहा है वोटों का। मैं कह रहा हूं कि हमारे अपने 2 एमएलए और आ जाते, हमारे 3 हो जाते, और आपके जो है वो 88 से 90 तक चले जाते थे, 94 तक, और बीजेपी के 10 कम हो जाते तो बैलेंस हमारी तरफ हो जाता, नॉन बीजेपी सरकार बन जाती वहाँ कांग्रेस की। मगर अब ये उनकी अपनी लोकल लीडरों की एक अपनी काम करने का तरीका उनका था ये कि उन्होंने एनसीपी को अछूत समझा या धुतकार हल्के में लिया। ये बताइए साहब, अभी 26 जनवरी को ही मुंबई में बहुत सारी अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठा हुई, जमा हुई। क्या लगता है आपको 2019 के लिए ये जो कवायद है ये मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और कामयाब होगी? देखिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अगर हम इस मुल्क को तबाह होता देखना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क के संविधान को रोंदते हुए देखना चाहते हैं, तो हम एकजा न हो।
है ना। इसलिए ये वक्त का इतना सख्त वक्त का तकाजा है कि सब एक साथ हो जाए। अब वो ममता बनर्जी और राहुल गांधी के दरमियान कुछ इख्तलाफ हों, या शरद पवार और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कुछ इख्तलाफ हों, या किसी और, इन सब छोटी बातों को हमें अकेले बैठ बड़े मकसद के लिए छोड़ना पड़ेगा। बड़ा मकसद जो है वो मुल्क का संविधान बचाओ, जैसे कि जो रैली बनाई गई है, लोकतंत्र बचाओ की जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सबको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं है। वो इस कदर ताकत के साथ बैठे हुए हैं, उनके पास फंड्स है, उनके पास मीन्स है, उनके पास मेंबरशिप है, उनके पास सभी कुछ है। मीडिया तक के उनकी तरफ झुका हुआ है काफ़ी हिस्से का पोर्शन ऑफ मीडिया। तो अब यह है कि हम सबको इकट्ठा हुए बगैर कोई चारा नहीं। तो हमारी जो आपसी गलतफहमियाँ या आपसी इख्तलाफ हैं, उन्हें बाला ताक रख कर हमें सबको एक साथ आकर मुल्क को बचाना। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो शिवसेना और बीजेपी का जो है वहाँ पर लंबे वक्त से जो है गठबंधन चला आ रहा है, उन मिल करके वो सियासत करते हैं। लेकिन शिवसेना ने साफ कर दिया कि 2019 का जो आम इंतखाबात होंगे 2019 के, उनको अलग सेपरेट होकर के वो लड़ेगी। तो कुछ ऐसा माना जाए कि एनसीपी या कांग्रेस के साथ मिला जा सकता है, मतलब शिवसेना आ सकती है, या आप लोग जा सकते हैं, कुछ नरम रुख हुआ है। शरद पवार साहब ने इस संबंध में ये खुलासा किया है कि, और बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी यही बात है। हाँ। वहाँ महाराष्ट्र की जो मेन पार्टियां हैं उसमें तो बीजेपी सेना एक तरफ, कांग्रेस एनसीपी दूसरी तरफ, यही टोटल पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ की। अब रहा सवाल ये कि शिवसेना पिछले लंबे अरसे से 2-3 साल से, लगभग 2 साल से लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है और ये कह रही है कि हम उनके साथ नहीं काम कर सकते, मगर फिर भी वो बरकरार है, उनका अलायंस बरकरार है। उनके मंत्री केंद्र में भी काम कर रहे हैं, राज्य में भी काम कर रहे हैं। मगर अब शायद वो वक्त आ गया जब पहले अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दे जी, उसके बाद सोचा जा सकता है कि नॉन बीजेपी कॉम्बिनेशन में क्या कहीं शिवसेना फिट बैठेगी। तो ये ज़रा, हाँ, क्योंकि शिवसेना के लीडर जो है वो ममता बनर्जी से भी जाकर के मिले, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनके रुख में जो है नरमी आ रही है और वो आ सकते हैं आप लोगों के साथ। नहीं तो हम देखिए, वो उनके ऊपर है। पहले तो वो अपना बीजेपी से पल्ला झाड़ दें, वो बीजेपी से पल्ला झाड़ें, तब वो सवाल पैदा होगा कि क्या उन्हें इस कॉम्बिनेशन में लेना है। ये हज सब्सिडी जो है अचानक खत्म कर दी गई, 2022 तक इसको खत्म होना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, ऑर्डर था कि भाई इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कीजिए। तो ये जो मोदी हुकूमत है कई बार इस तरह के जो है वो मैसेज देने की कोशिश करती है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हज सब्सिडी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जो है वो मदरसों का मामला हो, माइनॉरिटी से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं उनको फैसला लेने में उनके ऊपर देर नहीं लगाती। ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम परवाह नहीं करते आपकी। नहीं, देखिए, न सिर्फ वो देर नहीं लगाती बल्कि वो झूठे दावे करती है। अब जैसे उन्होंने एक दावा ये किया है कि साहब, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा था अभी 2-3 रोज़ पहले जी, कि साहब देखिए, हमने हज की सब्सिडी हटा दी तो वो सबके साथ बराबरी में मुसलमान खड़ा हो गया, और हमने मुसलमान खातून जो 45 साल से बाहर मुहर्रम को लेकर वहाँ हज को जाएगा, हमने वो ख़त्म करवा दिया जी। अरे साहब, वो आपने नहीं ख़त्म करवाया, वो सऊदी अरबिया का उसूल है वो जी। हाँ। वो सारे दुनिया की तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए, वो भारत के लिए भी है। तो इसमें आप खामखा क्रेडिट लेने की बात करते हैं। हाँ। ट्रिपल तलाक में आप उनका नुकसान कर रहे हैं बिल बनाकर। तो आपने मुसलमानों की हिमायत में क्या किया? कभी कुछ मुसलमानों की हिमायत में कोई काम नहीं किया, बल्कि हमेशा। आप मुझे ये बताइए कि मैंने एक सवाल उठाया था अभी गुजरात के इलेक्शन के फौरन बाद, बल्कि गुजरात के चुनाव में भी मैंने एक भाषण में ये बात कही थी कि अगर वाकई में मुस्लिम ख़वातीन के दिलों के बारे में, इनके दिलों में इतना दर्द है, तो गुजरात में 32 लाख मुसलमान ख़वातीन थी जी। हाँ, 62 लाख कुल मुसलमान गुजरात की आबादी है वोटर्स की। हाँ, 32 लाख मुस्लिम ख़वातीन। किसी एक मुस्लिम खातून को उन्होंने विधानसभा में क्यों नहीं भेजने का सोचा? बिल्कुल ठीक है। कि भाई इसको टिकट दे के भेजते तो वो विधानसभा में खड़े होकर बोलती, जो मोदी सरकार औरतों के लिए, कोई मुसलमान है ही नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं। आप विधानसभा को देखिए उठाकर, भारतीय जनता पार्टी का रवैया देखिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी एक मुसलमान विधायक है? हाँ, राजस्थान में 2 हैं और उनमें एक मिनिस्टर भी है बीजेपी का। हाँ, नहीं, राजस्थान में एक मिनिस्टर होगा, बहरहाल वो ठीक है, अच्छी बात है। सिर्फ एक राजस्थानी स्टेट है जहाँ पर एक मिनिस्टर है। बाकी आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, गुजरात की बात है, तो इन तमाम जगहों पर आपने किसी मुस्लिम महिला को विधायक क्यों नहीं बनवाया? आखिरी सवाल मेरा ये है साहब, मजीद मेमन साहब, कि किस तरीके से आप सियासत में किस मुकाम तक जो है खुद को देखना चाहते हैं और सियासत में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे देखिए, सियासत तो एक प्लेटफॉर्म है जी, जहाँ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मैं बोलूँ तो मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी। यही मेरा
एक अचीवमेंट है। और पवार साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका देकर राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह दी है, और यहाँ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल बैलेंस तरीके से और एक मोस्ट रैशनल तरीके से मुसलमानों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ी जाए। ओवैसी साहब की तरह से या आज़म खान की तरह से या हमारे और मुस्लिम लीडर्स हैं, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते। मैं हमारे उन भाइयों से भी यही कहता हूँ कि आप किसी भी मुद्दे पर जब बात करते हैं, जैसे अभी ओवैसी साहब ने कभी कुछ ऐसी बात कर दी कि वो एकदम एक्सट्रीम पे चले गए, तो ये एक्सट्रीम पे अगर आप जाएंगे तो आवाम आपके साथ नहीं होगी। मुसलमान को भी आपको संभालना है कि जज्बाती होकर आप कुछ नहीं पाएंगे। आपको लगता है, साहब मैं रोकूंगा यहाँ पे, ओवैसी और आज़म खान इन दो की बात मैं कर रहा हूँ, आपको लगता है कि इन दो की जो सियासत करने का अंदाज़ा है या इन दो लीडर्स की जो सियासत करने का जो तौर तरीका है वो मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है? नहीं, नुकसानदायक न सही मगर फ़ायदेमंद भी नहीं हो रहा है ना। देखिए, हम तो चाहते हैं कि मुसलमान लीडर जो है वो इस तरह गाइड करे कि मुसलमान कौम कहीं अगर गलत कर रही है तो उसको उस पर सोचे। और हमारे उलेमा हजरात हैं, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इन सब के साथ में कोऑर्डिनेशन करके कि भाई हम एक तरफ अपने मज़हब को, अपने शरिया की और अपने कुरान की हिफाजत करें, अपने मज़हब की हिफाजत करें, और दूसरी तरफ अपने जमहूरियत के तहत, आइन के तहत, आइन के दायरे में हम अपने हुकूक़ हासिल करें। हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे मजीद मेमन साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस मुल्क की जो सियासत है वो सही सिमत में बढ़नी चाहिए। मुल्क का जो एक कल्चर है या मुल्क की जो तारीख़ रही है, मुल्क की जो तहजीब और सकाफ़त है, उसको इकट्ठा करने की या उसको संजोए रखने की हम सब की जिम्मेदारी है, और उसके लिए जो भी इनका रोल है उसको ये अदा करते रहेंगे। बेबाक बात में बस इतना ही। आदाब।